विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भोज मुक्ति विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड पेपर डिस्कस कर चुका था। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टोक की प्रमेय लिखिए तथा इसके उपयोग बताइए। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आपको मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस वीडियो की लिंक ले सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा। तो स्टोक का प्रमेय आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन समाकलन को समझाइए। सो चलिए आंसर देखते हैं। रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन समाकलन को समझाइए। तो आयतन समाकलन, रेखीय समाकलन और जो पृष्ठीय समाकलन है, यह समाकलन के तीन प्रकार है जो हमें यहाँ पे बताने हैं। फर्स्टली हम देखते हैं रेखीय समाकलन। तो अगर हम मानते हैं कि माना कोई फ्लक्स है हमारा पी क्यू किसी वेक्टर क्षेत्र ए में रखा है, तो फ्लक्स की और हमने माना है जो हमारा फ्लक्स है उसकी लंबाई डी एल है। तो जो कि वेक्टर ए क्षेत्र जो जिसमें वह रखा हुआ है फ्लक्स, उसके साथ कोण थीटा बनाते हुए वह रखा हुआ है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो हमें इसका रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। बिंदु पी से क्यू तक जो है हमारा एक फ्लक्स रखा है बिंदु पी क्यू। तो हमने यहाँ पे पी क्यू एक फ्लक्स बना लिया है एन वेक्टर क्षेत्र ए से वह थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो आप देखेंगे लंबवत वेक्टर ए है एन वह थीटा कोण बना रहा है। सो जब आप इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो ए वेक्टर क्षेत्र ए है, इसलिए वेक्टर क्षेत्र ए आ जाएगा और इसकी लंबाई जो है डीएल है, इसलिए डीएल आ जाएगा। एंड लोअर सीमा पी रहेगी और हायर सीमा क्यू रहेगी इंटीग्रेशन में। तो रेखीय समाकलन पी टू क्यू ए डॉट डी एल ये आ जाएगा। यदि वेक्टर के घटक जो हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड हम माने हो तथा इनके जो संगत लंबाइयाँ हैं क्रमशः हम ऐसा मान लें कि जो ए एक्स घटक है उसकी लंबाई डी एक्स है, ए वाई घटक की लंबाई डी वाई है और ए जेड घटक की लंबाई डी जेड है। तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? रेखीय समाकलन बिंदु पी से क्यू तक जो फ्लक्स गुजर रहा है, तो वो टोटल फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हम इसका सभी का ऐड कर देंगे और इसका dx के सापेक्ष क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है a डॉट डी एल। इसी प्रकार हमने इनकी अंश दूरी हमने मान ली है कि ए एक्स जो लेंथ है उसके लिए dx उसकी रेखीय समाकलन हमने किया है। सो इसी प्रकार ये ए आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड में हमने इनको डिवाइड कर दिया एंड हमने इनकी लेंथ जैसे कि डी एक्स डी वाई और डी जेड मानी थी। तो आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड का हमने रेखीय समाकलन कर दिया उनके रिस्पेक्ट में। सो इस प्रकार से हम रेखीय समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पृष्ठीय और आयतन समाकलन। पृष्ठीय समाकलन, यदि हम कोई वेक्टर ए का माने जो कि पृष्ठ ए में रखा है, तो पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा? पृष्ठीय समाकलन को हमेशा हम डबल इंटीग्रेशन से व्यक्त करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस हो जाएगा। डी एस जो है पृष्ठ है और वेक्टर ए उस पर रखा हुआ है। सो पृष्ठ जो है दो तलों से मिलकर बनता है, या तो हम एक्स वाई ले लें या फिर वाई जेड ले लें या फिर जेड एक्स ले लें। तो हमने यहाँ पे दो ले लिया है एक्स और वाई, तो ए डॉट डी एक्स डी वाई ये हो जाएगा। तो यह होता है पृष्ठीय समाकलन। अब हम देख लेते हैं आयतन समाकलन। तो आयतन समाकलन क्या होता है फ्रेंड्स? यह थ्री डायमेंशनल होता है। तो आयतन समाकलन में थ्री इंटीग्रेशंस होते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन। यदि ए डॉट बी आयतन से घिरा है तो आयतन समाकलन, अगर हम माने कि कोई वेक्टर क्षेत्र वेक्टर ए है जो कि वी आयतन से घिरा हुआ है, तो इसका जो आयतन समाकलन हो जाएगा किस प्रकार से हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन ए डॉट डी भी हो जाएगा। डी भी यहाँ पे आयतन समाकलन को व्यक्त कर रहा है। अब आयतन समाकलन में यहाँ पे तीनों डायमेंशनल को घेरा हुआ होता है किसी भी वस्तु का आयतन, मोटाई चौड़ाई लंबाई। सो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो आई होप आपको क्लियर है आयतन समाकलन, पृष्ठीय समाकलन एंड रेखीय समाकलन। अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन की गति के तीनों नियम लिखिए और समझाइए। सो चलिए आंसर देखते हैं। न्यूटन की गति के नियम अगर आपको समझना है तो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अब न्यूटन के नियम इस प्रकार से हैं। प्रथम नियम, न्यूटन की गति के तीन नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम हम देखते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। गणितीय भाषा में यदि अगर हम बोलें
वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो उस वस्तु का एक्सेलरेशन होगा वह भी 0 होगा, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु में बल नहीं लगाएंगे वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। जिस स्थिति में वह है, यदि वह गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, एंड अगर वह कांस्टेंट है, स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहेगी, उसमें एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब हम सेकंड को नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वह होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अगर हम गणितीय भाषा में देखें तो F इज इक्वल टू एम है। यहाँ पे बल F को रिप्रेजेंट कर रहा है, m द्रव्यमान को, और जो वेक्टर A है वह त्वरण को व्यक्त कर रहा है। और आपको आइडिया होगा कि द्रव्यमान गुणित त्वरण संवेग होता है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह उस वस्तु पर लगाए गए जो बल जितना लगाया जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। जितना ज़्यादा बल लगाया जाएगा, जिस प्रकार से बल लगाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वस्तु का पे हम बल लगाएंगे वह उसके द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा, और द्रव्यमान गुणित त्वरण संवेग होता है। इसलिए यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम में बोला गया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वह होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। गणितीय भाषा में आप उसे वेक्टर F इज इक्वल टू एम लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब हम देख लेते हैं तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया में एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अर्थात एक वस्तु की क्रिया दूसरी वस्तु से की क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल वेक्टर F21 लगाती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगने वाला जो बल प्रतिक्रिया बल होगा वह वेक्टर F12 होगा। क्यों होगा? अगर हम मानते हैं, देखो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम माने कि हमारी एक कोई वस्तु है, जिसे हम अपने दो हाथों को लें और एक दूसरे पर प्रेशर करें, तो अगर हम माने कि यहाँ जो हमारा राइट हैंड साइड है वह वस्तु 1-2 हमने इसे नाम दे दिया है, एंड हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे 2-1 नाम दे दिया है। तो जब हम एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे, इनका संघट करेंगे, एक दूसरे से जब हमारे हाथों को टकराएंगे, यहाँ पे एक दूसरे से अपने हाथों को टकराने से क्या तात्पर्य है कि इनके बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। एक दूसरे से जब ये टकरा रहे हैं तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड साइड में, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में प्रेशर कर रहा है, तो इनका जो प्रेशर होगा वह एक दूसरे पे कितना होगा? इक्वल होगा, और परिणाम में बराबर होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। तो वही है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21, मतलब राइट हैंड साइड जितना प्रेशर करेगा लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही प्रेशर करेगा, और यह विपरीत होगा। और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप जाकर जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरियोलिसिस बल के लिए आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कोरियोलिसिस बल के लिए आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कोरियोलिसिस बल होता क्या है? कोरियोलिसिस बल का बेसिकली हम यूज़ दो निर्देश तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन के लिए करते हैं कि जब एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम दूसरे फ्रेम की गति, त्वरण, संवेग, वेग को ज्ञात करते हैं, तब हम कोरियोलिसिस बल का यूज़ करते हैं। अब निर्देश तंत्र क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड एक्सेस जो होती हैं उसे हम उससे जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। वह फ्रेम जो किसी अन्य फ्रेम के सापेक्ष एक निश्चित दिशा में घूमती है घूर्णीय निर्देश तंत्र कहलाता है। माना जेड जो है, अगर हम एक एक्सेस जेड ले लें, फ्रेम एस और S2 दो फ्रेम हमने लिया है, तो जेड एक्सेस जो है इसमें समपाती है, तो जेड डैश फ्रेम के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, जो कि जो एस जो फ्रेम है वह एस डैश फ्रेम के सापेक्ष जो है हमने माना है कि चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तब हमें क्या है, एम द्रव्यमान के कण में जो है उसके संवेग और में परिवर्तन के लिए हमें वेग और त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा।
वही यहाँ पे बोला गया है। तथा माना हम इसके लिए हम मान लेते हैं कि एस फ्रेम में कण P नियत है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर r1 है तथा एस डैश फ्रेम में इसका स्थिति सदिश जो है r2 होगा। चूंकि एस डैश फ्रेम जो है कोणीय वेग ओमेगा वेग से घूम रही है, अतः एस डैश फ्रेम में के कण का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, इज इक्वल टू वेक्टर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा। देखो विपरीत दिशा में माइनस ओमेगा इंटू आर, वेक्टर आर हो जाएगा, एंड डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत भी है तो एक में माइनस और एक में पॉजिटिव, इंटू वेक्टर आर आ जाएगा। सो वेग क्या हो जाएगा, वेक्टर वी आई इज इक्वल टू वेक्टर वी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। इसी प्रकार वेक्टर डी वी आई अपॉन डी टी आई के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो डी वी आर अपॉन डी टी इंटू आर, आर जो है कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यहाँ पे आर लिया हुआ है, प्लस ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी हम ले रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार डी वी आई अपॉन डी टी आई इज इक्वल टू डी वी आर अपॉन डी टी आर हो जाएगा प्लस ओमेगा इंटू वी आई हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन है वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा इंटू आर, जो वेक्टर आर जो है उसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिएगा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या है वैल्यू पुट अप कर देंगे, डी वी आई अपॉन डी टी आई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वैक्टर, आप बड़ा कोष्टक बनाइएगा, उसमें अंदर छोटा कोष्टक, वेक्टर वी आर प्लस ओमेगा, वेक्टर ओमेगा इंटू क्रॉस वेक्टर आर, यहाँ पे जो क्रॉस है वह सदिश गुणन को व्यक्त करता है। बड़े कोष्टक में यहाँ पे आर है क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर प्लस ओमेगा इंटू आर। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिएगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वेक्टर एफ आई इज इक्वल टू एम ए आई। सो इससे क्या हमें छद्म बल या कोरिलेसिस बल की वैल्यू किसी कण में किस प्रकार से कितनी होती है यह पता चल जाएगा। सो वेक्टर एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस टू एम वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर वी आर माइनस एम ओमेगा इंटू आर, ये जो है वैल्यू आ रही है जिसे छद्म बल कहते हैं, यह छद्म बल की वैल्यू है। तथा जो यहाँ पे माइनस एम वेक्टर ओमेगा इंटू जो आर आई है इसे अपकेंद्रीय बल कहलाता है यह, और माइनस टू एम वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर वी आर जो है कोरिलेसिस बल कहलाता है और यह इसकी वैल्यू होती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको कोरिलेसिस बल क्लियर है, आप इसका कैलकुलेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पृष्ठ तनाव क्या है, इसे ज्ञात करने की जैगनर की विधि को समझाइए। सो पृष्ठ तनाव क्या होता है, चलिए देखते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक द्रव की प्रॉपर्टी है। पृष्ठ तनाव द्रव क्या होते हैं, कोई भी जो द्रव होता है वह अपना छोटा से छोटा स्थान घेरने की कोशिश करता है। सो जो छोटे से छोटा स्थान घेरने की कोशिश, यह उनकी प्रॉपर्टी ही होती है कि वह द्रव छोटे से छोटा स्थान घेरना चाहता है। सो अगर हम कल्पना करें कि जो हमारा द्रव है उसके स्वतंत्र पृष्ठ पे एक लंबवत हम रेखा खींचें तो उसके लंबवत जो लगने वाला बल होता है उसके स्वतंत्र पृष्ठ पर, वह उसका पृष्ठ बल कहलाता है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है। यदि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक रेखा की कल्पना की जाए तो इस रेखा के लंबवत एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि द्रव की जो जल की बूंदें हैं जब पानी गिरता है, या फिर आपने कभी भी देखा होगा नल में जब पानी की प्रेशर कम हो जाता है तो लास्ट जो बूंद होती है वह द्रव जल की बूंदें गोल होती हैं। क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है, क्योंकि उनके स्वतंत्र पृष्ठ के लंबवत क्या है, बल लगता है, लंबवत बल लगता है जो कि पृष्ठ तनाव बल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की जैगनर विधि। इसमें आर एक बोतल हम ले लें है जिसमें दो छिद्र हैं।
ये जैगनर वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने पृष्ठ तनाव को एक्सप्लेन करने के लिए विधि निकाली। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और उन्होंने अपनी एक विधि दी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लिखना है कि इसमें आर एक बोतल है जिसमें 2 छिद्र हैं, एक में फनल एफ तथा दूसरे सिरे परख नली सी डी लगी होती है दूसरे सिरे पर और परख नली के, और सी डी नली से पानी एक मैनोमीटर एम भी लगा होता है जो कि मैनोमीटर एम पे जाता है लगा होता है, जिससे पानी का जिसमें जो पानी का जो अंतर होता है फ्रेंड्स वह 4 रखा जाता है। अब सी डी के जो दूसरे सिरे पर एक केश नली लगी होती है ए बी, जिसमें जो है प्रायोगिक द्रव्य जिसका भी हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है वह एच ऊंचाई तक बढ़ा हुआ उसे में हम भर देते हैं। एच ऊंचाई तक वह चढ़ाकर रखा जाता है। अब हम यहाँ उन्होंने व्यवस्था की हुई है, आप चित्र बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है। सिद्धांत तो उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एस की सहायता से बूंद बूंद करके जो है पानी बोतल में गिराते हैं। इस कारण बोतल में जो द्रव है वह बढ़ता है और एम में द्रव की सतह के अंदर उत्प्लावन हो जाता है। इस वायु दाब के कारण जो है केश नली पर बूंद बन जाती है तथा दाब बढ़ने पर यह बूंद टूट जाती है। माना वायुमंडलीय दाब P तथा M में भरे द्रव के घनत्व जो है वह P है। यदि केश नली में बूंद टूटने के समय जो है एम जो कि मैनोमीटर में जो सतह का जो अंतर है वह एच है, तो अतिरिक्त बुलबुले के अंदर दाब क्या होगा, दाब P इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर जो कि ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर प्रेशर, और फिर एच पी जो है उसमें जो एच हाइट पे जब वह जा रहा है तो उसके अंदर क्या प्रेशर हो रहा है जी ग्राम। अब यहाँ तथा बुलबुले के बाहर अतिरिक्त दाब क्या है, बुलबुले के बाहर अगर आप देखें P2 इज इक्वल टू P प्लस एच ऊंचाई पर जब बहा गया तो एच जी हो जाएगा, जहाँ पे P प्रायोगिक द्रव का घनत्व है तथा एच केस नली में भरे पानी भर जाता है तब का उतना हाइट वह बता रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ अतिरिक्त दाब जो है यहाँ पे P जो कि प्रेशर है और एच डैश पी डैश और जी जो है द्रव का कितना ग्राम हम द्रव ले रहे हैं वहाँ पे यह कंसंट्रेंसी व्यक्त कर रहा है। माइनस P माइनस एच पी जी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप जी दोनों में कॉमन है इसलिए हमने यहाँ पे जी कॉमन निकाल लिया है, एच पी डैश माइनस एच पी जी हो जाएगा। हम जानते हैं कि अतिरिक्त दाब क्या होता है 2T अपॉन आर। यहाँ पे अतिरिक्त दाब के इक्वल हम ले लेंगे यहाँ पे एच पी डैश माइनस एच पी जो है जी हमने बाहर निकाला है तो वह बाहर रहेगा। इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगी। चूँकि हमें पृष्ठ तनाव की वैल्यू चाहिए और पृष्ठ तनाव को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और टी को इस ओर ही रखेंगे और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो आर है जो कि डिनोमिनेटर में था वह अंश में चला जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एच पी डैश माइनस एच पी और पी के इंटू में आ जाएगा आर जी और अपॉन में 2 आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ माने कि जो एच डैश है वह और एच जो है वह अर्थात जो समान ऊंचाई पर जब हम प्रेशर करते हैं और द्रव की जो लेंथ है वह समान जाती है, दोनों द्रव जो है समान लेंथ में जाते हैं। एच डैश और एच जो है वह इक्वल हो जाएंगे। अगर हम एच मानते हैं उनकी वैल्यू एच ऊंचाई तक जाते हैं तो एच और एच कॉमन हो जाएगा तो हम एच कॉमन ले सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू टी का जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगी आर इंटू जी इंटू एच अपॉन 2 इंटू पी डैश इंटू पी हो जाएगा। यहाँ पे जो पी है और पी डैश जो है अतिरिक्त दाब और हमारे द्वारा आरोपित दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको पृष्ठ तनाव क्लियर हो गया है और यह पृष्ठ तनाव की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर मैगनसन प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
सो फ्रेंड्स, बर्नौली प्रमेय होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या है? जब कोई असंपीड्य तथा आसयान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी घर्षण रहित नली में जो है धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी अवरोध के बहता है, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर जो है तरल की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है, किसी भी तरल में जब वो प्रवाहित होता है तो 3 प्रकार की ऊर्जा संचित होती है: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। अब इन तीनों ऊर्जा का जो योग आता है वह नियत होता है, अर्थात द्रव के एकांक आयतन के लिए जो है जो ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू जो होती है वह नियत होती है। यह बर्नौली का प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार 1/2 पी स्क्वायर जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस पी जी एच जो है स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन प्लस पी जो है दाब ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों का जो योग होगा वह नियतांक होगा, यह बर्नौली के प्रमेय में बताया गया है। यदि हम एकांक आयतन एकांक द्रव्यमान के लिए हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी एच हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, और इनका जो योग होगा वह नियत होगा। यह है बर्नौली का प्रमेय। अब हम देख लेते हैं मेगन्स प्रभाव। मेगन्स प्रभाव क्या है, चलिए देख लेते हैं। यदि कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही है तो तथा जो तरल तथा चक्रण कर रही वस्तु के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, तो उस वस्तु पर किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को हम मेगन्स प्रभाव कहते हैं। यह होता है फ्रेंड मेगन्स प्रभाव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनॉल्ड संख्या से क्या अभिप्राय है, समझाइए। सो रेनॉल्ड संख्या से क्या अभिप्राय है, समझाइए, यह हमारा क्वेश्चन है। तो जब कोई द्रव किसी केश नली में बहता है तो उसका जो क्रांतिक वेग होता है वह तरल की श्यानता के समानुपाती होता है, तरल के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी आर त्रिज्या की नली जो है से एन श्यानता तथा रो घनत्व का द्रव बह रहा है तो उसका जो क्रांतिक वेग होगा वीसी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वह अनुक्रमानुपाती होगा। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी श्यानता को, और 1/r, आर यहाँ पे जो है तरल की श्यानता के समानुपाती तथा तरल के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती और नली की त्रिज्या के भी व्युत्क्रमानुपाती। तो आर यहाँ पे नली की त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रो है वह घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/r इंटू 1/p आ जाएगा। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा k, तो वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एन अपॉन आर इंटू रो, जहाँ k एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। एक पतली केश नली के लिए इसका मान जो है 1000 होता है और रेनॉल्ड संख्या कम होने पर प्रवाह विक्षुब्ध रहता है तथा ज़्यादा होने पर धारा रेखीय रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट आपेक्षिकता के अभिग्रहित लिखिए। विशिष्ट आपेक्षिकता के अभिग्रहित हमें लिखने हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जब आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने 2 मूल अभिग्रहित दिए थे। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत संबंधी आइंस्टीन ने जो नियम प्रतिपादित किया था और उसके 2 मूल अभिग्रहित थे जो हम देख रहे हैं। एक दूसरे के सापेक्ष उन्होंने बताया था कि नियत वेग कर रहे सभी निर्देश फ्रेमों के लिए भौतिक विज्ञान के सभी ये जो नियम होते हैं वह एक रूप से लागू होते हैं, एक रूप में ही होते हैं। सेकंड, उन्होंने बताया प्रत्येक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में निर्वात में प्रकाश का वेग समान होता है। इसका मान दिशा तथा प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान में हाइगन्सन का योगदान लिखिए। हाइगन्सन का हमारे भौतिक विज्ञान में महत्व, हमें योगदान उनका बताना है यहाँ पे। तो हाइगन्सन जो है 17वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रतिपादन किया। हाइगन्सन से जो पूर्ववर्ती वैज्ञानिक थे उनका मत था कि ये प्रकाश जो है अति सूक्ष्म द्रव्यमान रहित कणिकाओं से मिलकर बना है। यह मत वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि जो
प्रकाश है वह अति सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर बना है। यह न्यूटन ने बताए थे हाइगन्सन से पहले, जब उन्होंने तरंग सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। उससे पहले कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था और सभी लोग उसी को मानते थे। और जो न्यूटन है जिसे हम न्यूटन की कणिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह सिद्धांत जो है प्रकाश का सरल रेखीय गमन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वह इन सारी चीज़ों की व्याख्या कर सकता था, लेकिन जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश की चाल सघन माध्यम के में और विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है, कम होती है, क्यों होती है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। लेकिन जो हाइगन्सन का सिद्धांत है, जो हाइगन्स ने बताए कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, वह इसकी व्याख्या कर सकता है। हाइगन्सन के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। उन्होंने ध्वनि तरंगों की भांति प्रकाश तरंगों के अनुदैर्ध्य बताया माना था। उन्होंने जो है ध्वनि तरंगे जिस प्रकार से अनुदैर्ध्य होती है, सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, ठीक उसी प्रकाश जो है प्रकाश तरंगे भी सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। हाइगन्स ने प्रकाश गमन के लिए सर्वव्याप्त एवं समांगी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की स्पष्ट व्याख्या की जा सकी इन्हीं के थ्रू जो उन्होंने बताया, तथा इसके निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक एवं सघन माध्यम में कम होती है। 18वीं शताब्दी में हाइगन्सन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश संबंधी अन्य घटनाएं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन आदि की भी सरल व्याख्या की जा सकी हाइगन्सन के सिद्धांत के अनुसार ही। और हाइगन्सन ने जो है दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापन के लिए नेत्रिका का निर्माण किया। इन्होंने नेत्रिका का निर्माण किया, जैसे हाइगन्स नेत्रिका कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, आपके सिलेबस में है यह हाइगन्स नेत्रिका। इन्होंने ही जो है शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन की खोज की तथा बताया कि शनि ग्रह के चारों ओर के वलय चट्टानों से मिलकर बनी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकलसन मोर्ले के प्रयोग का वर्णन कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। सो माइकलसन एंड मोर्ले के प्रयोग का हमें वर्णन करना है। तो पृथ्वी तथा ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए तथा ईथर संबंधी अन्य सभी अवधारणाओं को सिद्ध करने के लिए जो है 1881 में माइकलसन मोर्ले ने इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह था माइकलसन मोर्ले का प्रयोग। अब उन्होंने उपकरण किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, आप देखिए चित्र में भी आप देख सकते हैं। माइकलसन मोर्ले प्रयोग का स्पष्ट सरल उपकरण निम्न चित्र में दर्शाया गया है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस से समांतर किरणें जो हैं प्रकाश पुंज 4s0 पर झुकी तथा अर्ध चांद की हुई प्लेट जी जो कि आप देख रहे हैं पर पड़ता है। इस प्लेट से किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाती है और पहला भाग जो है परिवर्तित होकर समतल दर्पण M1 की ओर तथा दूसरा जो भाग है अपरिवर्तित होकर समतल दर्पण M2 की ओर चला जाता है। सो हमने माइकलसन मोर्ले का उपकरण का वर्णन देखा। अब हम इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। इस उपकरण के विराम अवस्था में होने का अर्थ है जैसे पृथ्वी रुकी हुई है तो किरण पुंज जो है दोनों भागों जो कि आपने देखा था GB और GA की प्लेट G तक लौटकर आने के बराबर समय लगेगा। ईथर अवधारणा के अनुसार जो है पृथ्वी उपकरण सहित चल रही है, यह अवधारणा मानी जाती है। अब हम इसकी ईथर की अवधारणा क्या है यह देख लेते हैं। कार्यविधि हमने देख लिया है। माइकलसन मोर्ले के प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों से ज्ञात होता है कि ईथर जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जो माइकलसन मोर्ले से पूर्व जो अभी हमने देखा था हाइगन्स वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर व्याप्त है जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो माइकलसन मोर्ले इन्होंने प्रयोग किया तो पाया कि ऐसा ईथर जैसा कोई भी वस्तु का ऐसा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ईथर विद्यमान होता तो इस प्रयोग में प्रिंजों का विस्थापन होना चाहिए था। इस प्रकार माइकलसन मोर्ले प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सभी जड़त्वीय फ्रेमों में प्रकाश का वेग नियत रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको माइकलसन मोर्ले भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन,
I think friends this video is really helpful for you. Please share with your friends and thank you for watching my video.